गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है। उम्मीद कर रहे हैं प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे। और हमारा जो आज का वीडियो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज पीवाईक्यूज ऑफ जेनेटिक्स। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार बार बार पूछे जाते रहे हैं और आपको एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता कि किस तरह से इसको लिखेंगे और कितने मार्क्स हमें मिलेंगे। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो आया हुआ है, दैट इज डिफाइन हेरिडिटी। ये कब आया था? ये आया था 2014। तो ये डिफाइन हेरिडिटी जब हमने पहला वीडियो शुरुआत की थी तो जो पहला वर्ड हमने बताया था दैट इज हेरिडिटी। तो क्या होती है हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। माँ बाप के कैरेक्टर्स का उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। सो कैसे लिखोगे इसको आप? ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। माँ बाप के कैरेक्टर्स का उनके बच्चों में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और उसके बाद ही हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था जब पहली वीडियो थी, दैट इज जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है, 2013 और 14। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि इस बार इवोल्यूशन का पोर्शन हट चुका है आपके चैप्टर से, केवल जेनेटिक्स बचा हुआ है। तो उस वजह से ये डिफाइन जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है जेनेटिक्स? बताया था हमने, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। या यूं कहें बायो की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of heredity। और अभी हमने फिर से डिस्कस किया कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज सेड टू बी जेनेटिक्स। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उन्हें क्या लिखना होगा? बायो की वो ब्रांच जिसके थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्या आया है? राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए आपको पता है, डीएनए के बारे में भी हमने बात की थी कि तीन स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है क्रोमोसोम, एक होता है डीएनए और एक होता है जीन। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? तो हमने बताया था इसको कैसे याद रखोगे। आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, सबसे पहले सी आता है, उसके बाद डी आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा? जी आएगा। तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, उससे छोटा डीएनए है और सबसे छोटा जीन है। तो ये सारी हेरिडिटरी यूनिट है, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ले जाने में हेल्प करते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म या फिर राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको जब लिखेंगे तो आप ये याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ये एक साथ लिखा जाएगा और एसिड को अलग लिखा जाएगा। आप इस तरह से नहीं लिखते इसको कि डी अलग लिखा, ऑक्सीराइबो अलग लिखा या न्यूक्लिक अलग लिखा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एक साथ लिखा जाएगा और एसिड को अलग लिखा जाएगा। न्यूक्लिक की स्पेलिंग आप NUCLIC नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? NUCLEIC, न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज व्हाट इज जीन। ये हमने आपको पहली वीडियो में डिस्कस किया था और अभी भी हमने बात की, क्रोमोसोम सबसे बड़ा, उसके बाद डीएनए और सबसे छोटा जीन। तो जीन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर आप बहुत इनलार्ज करके इसको लिखना चाहते हैं तो आप हेरिडिटी की डेफिनेशन को ओपन करके लिख सकते हैं। कैसे? द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, उसे क्या बोल रहे हैं हम? हेरिडिटी बोल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज सेड टू बी जीन।
इससे ज्यादा लिखने की कोई और नीड है नहीं आपको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक, दो लॉ के बारे में बात की गई थी। पहला मेंडल का जो लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरा लॉ के बारे में बात की थी वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्वेश्चन पूछा गया है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर with the pea plant bearing white flower. What will be the result in F1 progeny? Okay, अगर हम इसको फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ कंपेयर करें तो मैं एक पी प्लांट लिया गया है जिसका एक प्लांट जो है वो है आपका टॉल, और उसका क्रॉस किया गया है एक प्लांट से जो कैसा है शॉर्ट। यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया है, प्लांट है जिसके पास फ्लावर है कैसे वायलेट, और इसका क्रॉस किया गया है दूसरे प्लांट से जिसके पास कैसे फ्लावर है व्हाइट। अगर हम इस वायलेट को कंसीडर करें वी से और इसको कंसीडर करें स्मॉल वी से, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से जो गैमीट फॉर्म होंगे, जो गैमीट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे वी, और यहां पर कैसे होंगे स्मॉल वी। ठीक, जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो वी स्मॉल वी, अगेन कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, एंड हियर आल्सो कैपिटल वी स्मॉल वी। तो ये बनी F1 जनरेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी। तो आपको पता है मेंडल ने जब क्रॉस कराया था, जब एक टॉल का एक डॉर्फ से क्रॉस होता है तो जो भी F1 जनरेशन में रिजल्ट आता है दैट इज दिस वन। ये क्या होता था, हेटेरोजाइगस टॉल। तो यहाँ पर ये सारे प्लांट क्या हो जाएंगे आपके वायलेट हो जाएंगे, मींस ऑल द प्लांट या ऑल द फ्लावर्स विल बिकम वायलेट इन F1 जनरेशन। तो ये आंसर आता है, और ये क्वेश्चन आपका कब आया है 2018 में आया है। कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप उतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करते, जैसे व्हाट इज जीन, ये 2014 और 15 दो बार आया हुआ है। मेंडेलियन का एक्सपेरिमेंट, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको इस बार 100% मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि केवल जेनेटिक्स ही बचा हुआ है, इवोल्यूशन का चैप्टर अभी हट चुका है, इवोल्यूशन का पोर्शन इससे हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इनहेरिटेड डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कन्वे हो जाए। एक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत। जब हमें जरूरत पड़ रही है किसी चीज की, हम उसे अचीव कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। जो भी चीजें हम चाहते नहीं हैं बट स्टिल हमारी बॉडी में आ जाती हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, उसे क्या बोलते हैं इनहेरिटेड। तो पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसको मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। बट स्टिल क्वेश्चन में आप कितना लिखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड, फर्स्ट आप लिखेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वे हो जाते हैं। यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऐसे कैरेक्टर जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। द कैरेक्टर दैट वी एक्वायर थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम आर सेड टू बी एक्वायर्ड ट्रेट्स, एंड द कैरेक्टर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स उसे हम क्या बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। दूसरा, इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो डीएनए में चेंज लेकर के आते हैं, या ऐसे चेंजेस जिनमें डीएनए में चेंज हुआ होता है वो ही कैरेक्टर क्या हो जाते हैं इनहेरिटेड हो जाते हैं। एक्वायर्ड ऐसे चेंजेस जिनमें डीएनए में किसी तरीके का चेंज नहीं होता, ये क्या कहलाते हैं एक्वायर्ड। एग्जांपल की बात लिखेंगे तो एग्जांपल में बॉडी की हाइट, स्किन कलर, आई कलर, curly hairs, these all are examples etc. ये सब एग्जांपल हैं आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स के। एक्वायर्ड ट्रेट्स की बात जब आप करेंगे तो एक्वायर्ड ट्रेट्स के एग्जांपल क्या है, साइक्लिंग, ओके, प्लेइंग ऑन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे जो हैं ये क्या हैं आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आए हुए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम आज डिस्कस कर ले रहे हैं, बट सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए जा सकते वीडियो में। तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी इशू होता है किसी क्वेश्चन में, या यहाँ पर भी कोई चीज समझ में नहीं आती, तो प्लीज रिगार्डेड कमेंट करिए, उस चीज को एक नेक्स्ट वीडियो बना करके सारी चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स। व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये उस दिन हमने बात की थी, क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। विच सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग। मेल में और फीमेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देन स्टेट द क्रोमोसोम रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल चाइल्ड इन ह्यूमन। मेल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पांसिबल है ह्यूमंस में। और ये क्वेश्चन आया जो है आपका, ये क्वेश्चन आया था 2013 में। ओके, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम। तो बात की गई थी किसी भी ह्यूमन की बात जब हम करते हैं तो ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, या इसे यूं बोले कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 23 पेयर्स। दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम हो सकते हैं ये 44 और XX और XY। 44 जो है ये दोनों में कॉमन होते हैं। 44 को क्या बोलते हैं हम, ऑटोसोम्स, और ये क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम आर दोस क्रोमोसोम दैट आर रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। कि डेवलपिंग फीटस मेल है या फीमेल है, बॉय है या डॉटर है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप जिन भी क्रोमोसोम का यूज करते हैं वो क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं या फिर 1 पेयर होते हैं। अगर बात की जाए ह्यूमन मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 44 प्लस XY। अगर बात की जाए फीमेल में तो फीमेल में क्या होता है 44 प्लस XX। तो फीमेल में 44 प्लस XX है, मेल में 44 प्लस XY है। मतलब मेल में सेक्स को डिटरमाइन करने का रोल कौन प्ले कर रहा है, XY, और फीमेल में कौन कर रहा है, XX। मेल और फीमेल में कौन कौन से क्रोमोसोम थे, ये भी चीज क्लियर हो गई। लास्ट मेल चाइल्ड के लिए कौन से क्रोमोसोम रिस्पांसिबल हैं, तो 44 प्लस XY। सेक्स डिटरमिनेशन के रिगार्डिंग लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपको उसमें भी कोई इशू है तो आप उस चीज को भी कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन कब आया था आपका, ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 7 पेयर contrasting characters that were used by Mendel during his experiment on pea plant। इसके बारे में भी हमने पूरा डिस्कशन किया था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2015 में, 2018 में, 2 बार का क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट आर द 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट वर यूज्ड बाय मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो इसके बारे में हमने पूरी बात की थी कि कौन कौन से 7 पेयर कैरेक्टर थे। मेंडल ने जो प्लांट यूज किया था वो प्लांट क्या था आपका, गार्डन पी, और इस गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम सटाइवम। इसको कैसे लिखते हैं ये भी बताया था कि जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम को लिखोगे तो जीनस का नेम हमेशा कैपिटल से शुरू होगा, स्पीशीज हमेशा स्मॉल से शुरू होगी, और दोनों अलग अलग अंडरलाइन किए जाएंगे। अब 7 पेयर कैरेक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट थिंग इज कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर थे, एक क्या था डोमिनेंट और दूसरा क्या था रिसेसिव। बात की जाए अगर पहले कैरेक्टर की तो पहला क्या था, प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट कैसी होती थी, टॉल होती है तो प्लांट डोमिनेंट है, और ड्वार्फ होती है तो क्या है, रिसेसिव है। दूसरा फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर क्या था यहाँ पर, पर्पल डोमिनेंट को शो करेगा और व्हाइट रिसेसिव को शो करेगा। अगर फ्लावर का कलर है तो फ्लावर की पर्टिकुलर क्या होगी, पोजीशन भी होगी। फ्लावर की पोजीशन की बात की जाए तो फ्लावर की पोजीशन, एक पोजीशन होती है आपकी एक्सिलरी और एक पोजीशन होती है आपकी टर्मिनल। हमने बताया था आप कैसे याद रखोगे, ए और डी एक पास में आ रहे हैं तो एक्सिलरी डोमिनेंट है,
और आर और टी एक पास में आ रहे हैं, तो जो रिसेसिव है वो कौन सा है, टर्मिनल है। चौथी चीज क्या थी, पॉड का शेप। पॉड के शेप दो हो सकते हैं, पहला इन्फ्लेटेड जो डोमिनेंट है और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड जो रिसेसिव है। ओके, देन पॉड का कलर। आजकल जो मटर आ रही है वो डोमिनेंट है, क्योंकि इस समय ही मटर की क्रॉप आ रही है, तो इसको आप क्या यूज करोगे, ग्रीन। और ये क्या आएगा, येलो। 6 क्या है, सीड। तो सीड का कलर क्या है, अगर इसका कलर ग्रीन और येलो है तो यहां पर अब क्या पढ़ेंगे इसको, येलो और ग्रीन। क्यों हम इसे ग्रीन या येलो नहीं कर सकते, क्योंकि दो कैरेक्टर एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, उनमें कुछ डिफरेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट, सीड का शेप। तो सीड का शेप यहां पर हो जाएगा राउंड और यहां पर हो जाएगा रिंकल्ड। उम्मीद कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस किए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, ढंग से समझने की कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके रिगार्डेड कमेंट करिए, वो सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। इस डिस्कस क्वेश्चन जो किए हुए हैं इनके रिगार्डेड पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े जहां से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर की एक पीडीएफ जो होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए। अगर आप जो भी आपकी क्वेरीज होंगे उसके रिगार्डेड एक नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करेंगे। एल्स जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको आर एनवायरनमेंट के ऊपर मिलेगा, जो आपका सेकंड चैप्टर है टर्म 2 का। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।